तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी और वेलोसिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आज स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बी रेडी। तो सबसे पहले बच्चों, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वी एवरेज इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें आ जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। फिर एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसमें हम लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो लिख के फिर साथ लिखते हैं डेल डी बाय डेल टी। ठीक है, ये है वेलोसिटी इन द शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और ये है एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब इन दोनों वेलोसिटीज के आगे फर्दर कॉम्बिनेशन से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल आ रही हो तो फिर हम कहते हैं कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या है? A body covers equal displacements in equal intervals of time। और अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आपस में इक्वल नहीं होती तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो केस है जहां पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगी और जहां पर जो ग्राफ है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, वो हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ वेलोसिटी जो है वो शो करेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो जगह जहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी, और जो ग्राफ होगा वो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगा। तो ये दो बातें आपने जेन में रख लेनी है, एज अ डेफिनेशन जेन में रख लेनी। अब इससे आगे जो मेन प्रॉब्लम्स आते हैं वो आते हैं एवरेज वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए बच्चों हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मोशन में जो इक्वेशन होती है वो होती है वी एवरेज इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू, यानी डिस्टेंस वन प्लस डिस्टेंस टू डिवाइडेड बाय टाइम वन प्लस टाइम टू। ये सवाल दो तरह से आता है। पहली कैटेगरी ये आती है कि जिसमें आपको टाइम नहीं दिया जाता, मतलब टाइम जो होता है वो गिवन नहीं होता। सिर्फ इतना कहा जाता है कि बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 and then other half distance with speed v2, then what is the average speed? अच्छा, फर्स्ट हाफ s1 है, सेकेंड हाफ s2 है, यानी दोनों डिस्टेंसेस तो बराबर हैं। अगर ये बराबर है तो फिर हमको वन और टू की बजाय सिंपल s भी लिख सकते हैं। तो मैं दोबारा से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा, s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। अब देखें, S1 और S2 की जगह मैं सिंपल S प्लस एस लिख दूंगा क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस बराबर है और टाइम तो गिवन नहीं है। लेकिन S इज इक्वल टू वी टी के अकॉर्डिंग जो टाइम है हम उसको S बाय वी लिख सकते हैं। तो मैं टाइम वन को लिखूंगा S बाय वी वन और टाइम टू को लिखूंगा S बाय वी टू। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसको बस सिंप्लीफाई करते जाना है। मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाइड आंसर लिख रहा हूं, वो हो जाएगा टू वी वन वी टू डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू। थोड़ा सा आपने कोशिश कर लेनी है, ये ऊपर टू एस हो जाएगा, नीचे ये एस कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और फिर इसका एलसीएम लेके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो इक्वेशन बन रही है इसको हम जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई और कॉम्प्रिहेंसिव कर लें। अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए जिसमें ये कहा जाए अ कार ट्रेवल्स फॉर 30 किलोमीटर्स with speed v1 and another 30 kilometers with speed v2, then what is the average speed? तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसको और आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं? हम पढ़ सकते हैं v एवरेज इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ओवर सम ऑफ द वेलोसिटीज। तो ये देखो, ये प्रोडक्ट बन रहा है और ये क्या बन रहा है, सम। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं ये फॉर्मूला प्रोडक्ट ओवर सम वाला कब लगाना है, जब आपको इक्वल डिस्टेंसेस जो है वो गिवन हो और टाइम गिवन ना हो। और दूसरा हिस्सा वो फॉर्मूला जिसमें आपसे कहा जाए कि कार ट्रेवल्स फॉर फर्स्ट टाइम इंटरवल विद वी वन एंड फॉर अनदर टाइम इंटरवल विद वी टू। अब इसमें क्या गिवन नहीं है, इसमें डिस्टेंस गिवन नहीं है। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी पहला आधा घंटा जो है 1/2 आवर्स वो स्पीड v1 से ट्रेवल करती है, और जो नेक्स्ट हाफ और है आधा घंटा वो स्पीड v2 से ट्रेवल करती है। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो आप लिखेंगे वी एवरेज
इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। अब S तो गिवन ही नहीं है, इसलिए इसको टाइम में चेंज कर दें। S1 इज इक्वल टू V1 T1, S2 इज इक्वल टू V2 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। तो अब मैंने चूंकि ऊपर दोनों टाइम्स बराबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T भी लिखा जा सकता है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा V1T प्लस V2T डिवाइडेड बाय T प्लस T। तो देखो इसमें से T कॉमन आ जाएगा, V1 प्लस V2, नीचे बन जाएगा 2T, टाइम से टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल्स ये सिंपल आ जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज सम डिवाइडेड बाय 2, और इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो अगर डिस्टेंस बराबर हो तो ज्योमेट्रिक मीन से फॉर्मूला सॉल्व होगा, और अगर टाइम बराबर हो तो अरिथमेटिक मीन से इक्वेशन सॉल्व होगी। ये दोनों इक्वेशंस मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझे ओके रिपोर्ट दे दें कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फॉर इक्वल टाइम एंड फॉर इक्वल डिस्टेंस। नहीं बच्चों, सब ओके है? अब आते हैं उस कैटेगरी पर कि अगर डिस्टेंस बराबर नहीं है तो क्या करना है। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया ना कि डिस्टेंस बराबर है। अब आ जाओ, क्वेश्चन है, a car covers 1/3 of a distance with 10 meter per second and 2/3 of the distance with 20 meters per second। ठीक है, डिस्टेंस बराबर नहीं है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन डिजाइन करके दूंगा, सोल्यूशन मैं आप पे छोड़ दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपने और फिर इसको आगे खुद ही सॉल्व करना है। तो मैं लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। क्योंकि मुझे पता है कि इक्वेशन में टाइम तो गिवन नहीं है, सो मुझे डिस्टेंस और वेलोसिटी से ही काम चलाना है। तो मैं लिखूंगा V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय, टाइम को क्या लिखूंगा, S ओवर V। तो S1 बाय V1 और S2 बाय V2। ठीक है बच्चों, यहां तक बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर आपने लिखना V एवरेज इज इक्वल टू, अब S1 क्या है, 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, S2 क्या है, 2/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय जो फर्स्ट S1 है वो 1/3 है और वो कवर हुआ है 10 मीटर पर सेकंड से, जो 2/3 है वो कवर हुआ है 20 मीटर्स पर सेकंड से। तो यहां तक बच्चों मैं आपकी इन जो है वो मैथमेटिकल स्किल्स पे छोड़ रहा हूँ इसको। अब आपने इसको आगे फर्दर सॉल्व करके फाइनल फार्मूला निकालना है एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को बस हमने एक माइनर सा टच देना है कि बस हमें इसका आइडिया क्लियर हो जाए कि ये क्या होती क्या है। तो रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों हमेशा डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज को कहते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है सबको, जाग रहे हैं सब, सो तो नहीं रहे? ओके ओके, बस जागते रहना, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी, यूनिवर्स में जितनी भी वेलोसिटीज है ना, सारी की सारी रिलेटिव वेलोसिटीज हैं सिवाय द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इस पे रिलेटिविटी अप्लाई नहीं होती, बाकी हर चीज पे अप्लाई होती है। तो इसमें देखो पहली एग्जांपल, ये रेड वाली जो कार है इसको मैं कार ए बोल देता हूँ, ब्लू वाली कार को कार बी। तो मैं अगर कहता हूँ कि ये जो कार ए है इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, तो भाई ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है। लेकिन ये कैसे रिलेटिव वेलोसिटी है, इसकी जो स्पीड मैं 30 कह रहा हूँ ये रिलेटिव टू द रोड है, यानी इसकी स्पीड असल में ऐसे लिखी जाएगी VAR, वेलोसिटी ऑफ कार ए रिलेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ द रोड। ठीक है, ये बात जरा ध्यान से समझना, बड़ी काम आएगी आगे भी। VAR इज इक्वल टू VA कितना, 30, रोड की स्पीड कितनी है, 0। तो हमेशा गाड़ी की जो स्पीड आपको स्पीडोमीटर पे नजर आ रही होती है ना, वो रिलेटिव टू द रोड होती है। और ये 30 मीटर पर सेकेंड आप जब बता रहे होते हैं तो रिलेटिव टू द रोड बता रहे हैं। इसी तरह कार बी की वेलोसिटी अगर मैं कह रहा हूँ 50 है, तो भाई मैं किसके रेफरेंस में कह रहा हूँ, मैं लिखूंगा कार बी की वेलोसिटी रिलेटिव टू द रोड, VB माइनस VR, दैट इज 50 माइनस 0, आंसर इज 50 मीटर्स पर सेकेंड। अब हम नॉर्मल लैंग्वेज में गाड़ियों की स्पीड बस डायरेक्टली बता देते हैं कि भाई ये इतनी है, ये इतनी है। लेकिन आप बीइंग अ फिजिसिस्ट या फिजिक्स के स्टूडेंट ये ध्यान में रखेंगे कि हर वेलोसिटी एक रिलेटिव वेलोसिटी होती है, और गाड़ी का स्पीडोमीटर जो स्पीड बता रहा होता है वो रिलेटिव टू द रोड होते हैं।
अब रोड चूंकि रहता ही रेस्ट पे, इसलिए हम यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना पसंद ही नहीं करते और डायरेक्ट स्पीड बता देते हैं। लेकिन अगर हम रोड की इवैल्यूएशन को दरमियान से निकाल दें, हम आ जाए अब कि हम कार ए और कार बी की स्पीड को आपस में कंपेयर करें, तो हम इसको लिखेंगे वी बी ए। अब वी बी ए को पढ़ना कैसे? वेलोसिटी ऑफ कार बी रिलेटिव टू कार ए। तो इसको मैं लिखूंगा वी बी माइनस वी ए। लेकिन अगर इसको मैं ए बी लिख दूं तो गुनाह तो नहीं हो जाएगा ना? ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी। ठीक है। अब देखो यहां पर बी की वेलोसिटी कितनी थी? 50 माइनस 30, तो यहां पे आंसर 20 आ रहा है। यहां पर 30 माइनस 50, यहां पे आंसर -20 आ रहा है। तो इन दोनों रोटेशंस के बड़े अच्छे फिजिकल मीनिंग्स हैं। अगर बी की वेलोसिटी को हम अपना मेन रेफरेंस बताते हैं, तो इसका मतलब है कि जो कार बी है वो कार ए से पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड अहेड है। और अगर हम ए को पहले रेफरेंस बताते हैं, तो इसका मतलब है कार ए की वेलोसिटी नेगेटिव 20 मीटर पर सेकंड है रिलेटिव टू कार बी। और अगर दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, तो फिर हम वी ए बी को लिखेंगे वी ए माइनस माइनस वी बी। डायरेक्शन बदलने से वो भी साइन नेगेटिव हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम वी ए प्लस वी बी का नाम दे देंगे। तो आप इन दोनों इक्वेशंस में ये याद रखें कि गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही हूं तो साइन नेगेटिव ही रहता है, गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हूं तो साइन जो है वेलोसिटीज के दरम्यान वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो ये तीनों फ्रेम्स अच्छी तरह सब बच्चों को समझ आ गए? ओके। इसके बाद अगर दो गाड़ियां परपेंडिकुलरली मूव कर रही हैं, लेट से अगर हम ये कह लें कि ये जो कार ए है ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है और ये कार बी है ये अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रही है, तो हम लिखेंगे वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। लेकिन इसको लिखने का बड़ा आसान तरीका है। देखो ए कार की जो भी वेलोसिटी है, फर्ज कर लो 30 है, तो मैं इसके लिखूंगा 30 आई, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है। और जो कार बी है उसकी वेलोसिटी लेट से 20 है, तो मैं लिखूंगा -20 और साथ लिख दूंगा जे। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे लिखी जाएगी, और जब मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे इसका, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, एंड रिमेंबर दैट कि जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओके कर दो, कंफर्म रिपोर्ट दे दो। समझ आ गई एक्स और वाई एक्सिस के साथ कैसे लिखना है? सिर्फ आई और जे का नॉलेज है, बाकी वही सेम मैंने चीज लिखी है, कुछ डिफरेंट नहीं किया। डन, दैट्स गुड। अब देखो इसी तरह अगर हम कहें कि भाई एक लड़का उदास होके बारिश में चल रहा है छतरी लेके, लड़के की स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड और बारिश हो रही है 6 मीटर पर सेकंड से, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन रिलेटिव टू द रेन? ठीक है, जिस तरह पढ़ना है उसी तरह लिख दो। वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू द रेन, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ द रेन। अब मैन मूव कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो मैं लिख दूंगा 8 आई। रेन आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, या रेन की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, तो इसको मैं लिख दूंगा -6 जे। वाई एक्सिस में है ना, तो 8 आई माइनस 6 जे। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू द रेन हो जाएगी। अब ये होगी वेक्टर फॉर्म, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है? वी एम आर मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकंड जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक आइडिया बस आप बच्चों ने ध्यान में रखना है। रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, ठीक है, बट आपने बेस आइडिया ध्यान में रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है इट इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज। यहां तक फाइनल कंफर्मेशन, शाबाश के रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक से क्लियर हो गया। हाँ जी बच्चों, चले आगे। ठीक है, इसके बाद अब हम आ जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। ग्राफ का मैं आपको बहुत मेन आइडिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम में बता चुका हूं। अब इसमें मैं फिर उसी तरह कुछ ऐसे बड़े मजे के ट्रिक्स बताऊंगा कि हर ग्राफ आपको एक ही फ्लो में जो है वो समझ आ जाएगा।
सबसे पहली बात, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम। इस ग्राफ की स्लोप भी होगी और इस ग्राफ का एरिया भी होगा। ठीक है, यानी बच्चों आवाज आ रही है? मुझे कंफर्म कर दें शाबाश, जल्दी से एक आध मैसेज कर दें। ओके, चलें, बी कनेक्टेड, शाबाश। अच्छा देखो, स्लोप, स्लोप स्लोप क्या थी भाई? स्लोप थी चेंज अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये वेलोसिटी ओवर टाइम हो गया, तो ये तो हो गई एक्सेलरेशन। बाकी ये बातें भी याद रखना कि जो स्लोप है वो प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा भी होती है। टेन थीटा का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्लाइंड है 30 डिग्री पर, एक इंक्लाइंड है 60 डिग्री पर, तो रेशियो ऑफ एक्सेलरेशंस क्या होगी? तो बच्चों स्लोप टेन थीटा के प्रोपोर्शनल है ना, तो एक्सेलरेशन बेसिकली टेन थीटा ही को बोलेंगे। तो हम सिंपली फाइंड कर लेंगे टेन थर्टी रेशियो टेन सिक्सटी। ठीक है, टेन थर्टी क्या होता है? 1/√3। टेन सिक्सटी क्या होता है? √3। तो ये 1:3 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग बता दिया। और थीटा जो है वो प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, प्रोपोर्शनल टू थीटा भी होता है। और मैं फिर वो कॉमन नॉलेज याद करवा दूं, थीटा अगर लेस देन 90 होगा तो स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो स्लोप क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एरिया क्या होगा ग्राफ का? एरिया होगा वाई एक्सिस वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट है। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो तो फिर ये आपके पास डिस्टेंस बनेगा। इज दैट ओके? तो अब मुझे जरा जल्दी से बताओ, स्लोप क्या है वीटी ग्राफ की? वीटी ग्राफ की स्लोप, गुड शाबाश, एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर द ग्राफ, ये होगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, अब मैं फिर उसी तरह, ये देखो मैंने ग्राफ सारे बना के सारा कुछ बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन वो डिटेल जो एक फ्लो में समझ आ जाए उसको अब हम देखते हैं। अच्छा, अब देखो जरा, बात गौर से सुनो। ये ग्राफ हो गया ना, वेलोसिटी पे ध्यान देना। ये जगह है जीरो वेलोसिटी की, और यहां फर्ज कर लो वेलोसिटी 100 है। तो जेन में रखना, वो जितने भी ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे वो सब वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे होंगे, और उन सब में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। बात समझ आई है तो जरा कंफर्म करो। जितने भी ग्राफ जीरो से 100 यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, की वर्ड ट्रिक बता रहा हूं, उन सब में एक्सेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ओके हो गया? ठीक है। ये असलान के अलावा भी बाकी बच्चे जाग जाएं, वो बेचारा अकेला ही लगा हुआ मैसेज करना है। गुड। ठीक है। और जितने भी ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे वो शो कर रहे होंगे डिक्रीज इन वेलोसिटी, यानी उनमें एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब मैंने इतना गोल्डन रूल बता दिया ना ग्राफ देखने का, कि ग्राफ देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होनी है कि नेगेटिव होनी है। ठीक है। अगला रूल, ये पहला गोल्डन रूल हो गया। दूसरा गोल्डन रूल क्या है? ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हुई तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, ये तो रोला ही मुक गया ना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। बात याद रखना, अगर ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। ठीक है। ये दूसरा गोल्डन रूल हो गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन की एक्सेलरेशन तो जीरो होनी है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, लेकिन ग्राफ अगर बिल्कुल सीधी लकीर हुआ ऊपर या नीचे की तरफ तो एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं होगी। हाँ, अगर ग्राफ कर्व हो रहा है, और वो कर्व किसी भी तरह हो रहा है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, अगर क्या हो रहा है? कर्व हो रहा है, तो फिर याद रखना कि एक्सेलरेशन क्या होगी? वेरिएबल होगी। ये तीन गोल्डन रूल्स हैं वीटी ग्राफ को समझने के।
ओके रिपोर्ट दे दो, फिर मैं एक एक करके सवाल पूछता हूं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। डन। चलो, अब हम ग्राफ की शेप से ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं। यहां हम एक बड़ी सी वेलोसिटी लाइन लगा लेते हैं, ये हम टाइम एक्सिस बना लेते हैं, और इस पर हम एक एक करके सारे ग्राफ्स को परखते हैं। ये हो गई जी वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। जागते रहना ध्यान से। ये मैं पहला ग्राफ बना रहा हूं। ये पहला ग्राफ ये बता रहा है कि जो एंगल थीटा है वो लेस देन 90 है। एक बात, इसका मतलब है कि जो स्लोप पॉजिटिव है, इसका अगला मतलब ये है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मगर एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। समझ आ गई इस बात की? वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली। तो मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है किस तरीके से? यूनिफॉर्मली। ठीक, तो पहला ग्राफ ओके हो गया। अब आते हैं दूसरे ग्राफ पे। दूसरे ग्राफ में मैं लाइन को कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है एंगल जीरो, एंगल जीरो का मतलब स्लोप जीरो, स्लोप जीरो का मतलब है कि एक्सेलरेशन इस केस में क्या है? जीरो है। और यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में लिख देते हैं कि जो वेलोसिटी है वो इस वक्त क्या है? यूनिफॉर्म है। हाँ जी बच्चों, इस पे भी डन, मुत्तफिक है? गुड। इस लेक्चर के इस हिस्से में जरा सब बच्चे कनेक्टेड रहना, चैट बॉक्स में कनेक्टेड रहना, ताकि हम एक ही फ्लो में सारा ग्राफ समझ लें। तो ये दो केसेस हो गए, अब आते हैं थर्ड और फोर्थ केस पे। थर्ड केस में ये हुआ कि कर्व इस तरीके से ऊपर को जा रही। अब ध्यान से बात सुनना। शुरू में स्लोप कम है, आखिर में स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल तो है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज भी कर रही है। एक्सेलरेशन इंक्रीज भी कर रही है। तो वेलोसिटी क्या कर रही है? वेलोसिटी क्या कर रही है, गौर से सुनना। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। फर्ज कर लो बाइक पे दो दोस्त जा रहे हैं, दोनों की शर्त लग गई है कौन रेस जीतेगा। तो व्हाट दे विल डू, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे ताकि एक दूसरे से स्पीड में बढ़े। तो वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। हाँ जी, तीनों ग्राफ ओके? ओके। अब इससे आगे ग्राफ क्या होगा, इससे आगे वाला हिस्सा देखते हैं। इससे आगे ग्राफ को फर्ज करो ये वाली शेप मिलती है, ये वाली। ठीक, तो अब देखो, शुरू में स्लोप ज्यादा है और एंड पे स्लोप कम है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन, पहली बात तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, यहीं पे लिख लेते हैं एक्सेलरेशन वेरिएबल तो है, लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है। स्लोप कम हो रही है, एक्सेलरेशन कम हो रही है। लेकिन फिर मेरी बात पे ध्यान दो, ग्राफ जा तो ऊपर को ही रहा है ना, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज ही करेगी। अब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो ये वाला हिस्सा जो है ना बच्चों ग्राफ का, यहां तक जो हमने पढ़ लिया हिस्सा, इस हिस्से तक हम, मैं यहां पे एक लाइन लगा देता हूं नीचे तक। इस हिस्से में दो बातें ध्यान में रखना। इस वाले पोर्शन को निकाल के बाकी सारे के सारे पोर्शंस जो हैं वो एक्सेलरेटेड मोशंस हैं। यानी इसमें हमारे पास, हम यूं कह सकते हैं कि एक रोड पर जो गाड़ी है, ठीक है, या उसकी स्पीड रही है यूनिफॉर्म, या उसकी स्पीड में इंक्रीज आया है। और इंक्रीज के डिफरेंट मीनिंग्स हैं।
वो इंक्रीज यूनिफॉर्म रहा, वो इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट था, या फिर वो इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट था। लेकिन इस ओवरऑल सारे पोर्शन में हमने मेनली ये देखा कि वेलोसिटी में क्या आया है, इंक्रीज आया है। ठीक है बच्चों, यहां तक को कोई मसला नहीं सबको? डन। अब आते हैं, अब वेलोसिटी होनी है डिक्रीज। ठीक है, अब ग्राफ नीचे को आने हैं। अब नीचे को आने हैं तो डिक्रीज वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, अब कैसे बताना है देखो। पहला हिस्सा कि वेलोसिटी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रही, स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रही है, तो देखो एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन है ना, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, मगर एक्सेलरेशन साथ साथ नेगेटिव कांस्टेंट है। और वेलोसिटी क्या कर रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये हो गया एक हिस्सा। अब आते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा जी, फर्ज करो अब मैं ग्राफ बनाता हूं कुछ इस तरीके से, ये हिस्सा। अब देखो, शुरू में स्लोप ज्यादा है, बाद में स्लोप कम है। इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है इस केस में, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो पहली बात तो वेरिएबल है, और दूसरी बात कि वो एक्सेलरेशन भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसका मतलब है कि आपने कोई सडन ब्रेक अप्लाई नहीं की, पुरसकून हो के आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को आप स्लो डाउन कर रहे हो। और अब इसका जो लास्ट पोर्शन है, ठीक है, हम जरा टाइम एक्सिस को और आगे ले जाते हैं। इसका जो लास्ट पोर्शन है टाइम एक्सिस पे, वहां पर अब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। शुरू में स्लोप मिनिमम है, और बाद में स्लोप मैक्सिमम है। यानी एक्सेलरेशन के बारे में हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन है तो वेरिएबल, और एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज भी कर रही है। तो हम यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। अब इस वाले ग्राफ का मतलब है कि आपने सडन ब्रेक्स लगा दी। अब मैंने यहां पर सारी जगह पर एक्सेलरेशन का वर्ड लिखा है, जबकि ये सारे के सारे ग्राफ्स एक्सेलरेशन की बजाय आप इनके लिए जो मेन वर्ड है वो डीसेलरेशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, स्पीड ओवरऑल इन तमाम केसेस में क्या कर रही है, डिक्रीज, या वो डिक्रीज कर रही है एट अ यूनिफॉर्म रेट, या वो डिक्रीज कर रही है डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, या फिर वो डिक्रीज कर रही है एट इंक्रीजिंग रेट। ये है आपके पास, क्या कह लें कि आप स्लोली, ठीक है, स्लोली स्पीड डाउन कर रहे हैं, और यहां पर ये जो लास्ट ग्राफ है इसमें आप सडन ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं। और वो फिनोमिना जिसमें आप जब ब्रेक्स अप्लाई करें या नेगेटिव एक्सेलेरेशन करें और आपकी बॉडी रेस्ट पर आ जाए, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, ये हमारे पास टोटल स्टोरी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, और एक एक बात यहां पर हमने क्लियर करके देख ली। जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसमें स्पीड इंक्रीज कर रही है, जो राइट वाला पोर्शन है इसमें स्पीड डिक्रीज कर रही है। तो मुझे सब बच्चे कंफर्म कर दें, कोई मुश्किल कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई अब इसमें? ठीक है, लेकिन इसका मजा बच्चों तब आएगा जब ये ग्राफ जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे ही ये ग्राफ आपको बनाना आता हो, आपको मेंशन करना आता हो। इसका आसान तरीका ये है, इसको 2-3 दफा प्रिपेयर करें और अपने किसी फेलो को इसको समझा दें।